हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास का चैप्टर 10 मुगल साम्राज्य चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, और ये सारे वही क्वेश्चन है जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एस सी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, टोडरमल को, पहला क्वेश्चन हमारा, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोडरमल को जाना जाता था। टोडरमल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुशर्रिफ दीवान। किस नाम से? मुशर्रिफ दीवान के नाम से। और देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, टोडरमल को मुशर्रिफ दीवान के नाम से जाना जाता था। टोडरमल 1575 में अकबर के वित्त मंत्री बने। कौन थे टोडरमल? कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री थे। उसके बाद राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की, जो कि जब्ती प्रणाली या दफाला व्यवस्था के रूप में जानी गई। अब यहाँ पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि जो जब्ती प्रणाली या फिर दफाला व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो क्या बताएंगे हम लोग? टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने। और 1575 में अकबर के क्या बने? वित्त मंत्री बने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने बनवाया था लाल किला को? शाहजहां ने। अब यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या की गई, जो दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 में करवाया था। कब करवाया था? 1638 में करवाया था। इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की बनी है, जो 75 फीट ऊंची है। परिसर में प्रसिद्ध हाल दीवान याम, जिसमें 60 लाल बलुआ पत्थर के खंभे हैं। क्या है? प्रसिद्ध हाल जो है, जिसको बोला गया दीवान ए आम। दीवान ए आम। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वहाँ पे जो प्रसिद्ध हाल है लाल किले में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दीवान ए आम, जिसमें क्या है? 60 लाल बलुआ पत्थर के खंभे बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? ठीक है, तो जजिया कर था, उसको फिर से दोबारा किसने लगाया? वो लगाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या दी गई है, भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लागू किया था। अब देखो यहाँ पे इसके कितने पॉइंट हैं, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। देखो सबसे पहले जो जजिया कर किसने लागू किया? सबसे पहले लागू किया मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और किसके ऊपर लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों के ऊपर। गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था ये जो था जजिया कर। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद जो ख़त्म किसको किया इसने? अकबर ने ख़त्म किया था। जजिया कर को समाप्त किसने किया? अकबर ने। और अकबर के बाद में फिर जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां। क्या था? संगमरमर पर पित्रादुरा या फिर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में लोकप्रिय हुआ। इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? एतमादुद्दौला जो मकबरा है, ये क्या है? इसी मतलब शैली का उदाहरण है। कौन सा मकबरा? एतमादुद्दौला मकबरा। किसका उदाहरण है? पित्रादुरा रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम होता था, उसी के आधार पर ये बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे कौन सी? पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा।
उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर। अब इसमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर जो ऑप्शन क्या है ये गलत दिया गया है, क्योंकि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुई थी, जबकि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में सही हुआ है ये ऑप्शन जो है। उसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हो, ये भी क्या है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे कुछ व्याख्या इसकी दी गई है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब देखो इसका जो सन है ये भी पूछा जाता है कि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो क्या बताएंगे हम लोग 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया। और इसके बाद किसकी जीत होती है? बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया और अफगान सेना नष्ट हो गई। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसका? जो पानीपत का दूसरा युद्ध था 1556 में होता है, 5 नवंबर 1556 को किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई तथा हेमू की पराजय हुई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसी प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए थे और चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भागकर आश्रम लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे इसका जो ईयर दिया गया है यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर में इसके ईयर पूछे गए हैं। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, ये न याद रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इसका ईयर है वो याद रखो कब हुआ, 1526 में। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। उसके बाद जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ये कब हुआ? 1576 में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल को। किसको? राजा टोडरमल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, इसी में पॉइंट जो दिए गए हैं पहले देखते हैं हम लोग। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। वो अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। पूर्व में उन्होंने शेरशाह के दरबार में भी सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने की थी, जिसे प्राय टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो था टोडरमल जो थे अकबर के दरबार में काम करने से पहले किस राजा के दरबार में काम किया था, कहाँ पे काम किया? तो क्या बताएंगे हम लोग? शेरशाह के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के जो दरबार में काम करने से पहले जो टोडरमल थे उन्होंने शेरशाह के दरबार में काम किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद। क्या नाम था? फरीद। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या दी गई है वो हम लोग देखते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर में प्राप्त की। कहाँ पे प्राप्त की? जौनपुर में प्राप्त की। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच। और कब लड़ा गया? 1539 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें विजय के पश्चात शेर खां शेरशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। क्या होता है कि जो इसकी जो चौसा का युद्ध होता है, इसकी जो लड़ाई होती है उसके बाद किसकी विजय होती थी? शेर खां की विजय हुई, शेर खां की। और इसके बाद ही इन्होंने पदवी धारण की थी शेरशाह। उसके बाद शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। क्या हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में, ये भी आप लोग याद कर लेना कि चौसा का युद्ध जो था हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। और जो इसका पहला नाम था वो नाम था इसका शेर खां। लेकिन जब इसकी विजय हो जाती है इसके युद्ध में, जो चौसा का युद्ध था, उसके बाद ये अपना जो इसने अपनी क्या किया था, नाम का चेंज, नाम का जो था वो चेंज करवा लिया था, नाम चेंज कर लिया था उसका। फिर पदवी धारण कर ली थी शेरशाह की। किसकी पदवी? शेरशाह की। उसके बाद सिक्के पर भी अंकित करवाया, खुतबा पढ़वाया और शेरशाह जो था सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। उसके बाद देखो पहला जो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, उसके बाद ये पराजित हुआ। उसके बाद 1540 में क्या होता है? कन्नौज या फिर उसे बोला गया बिलग्राम का युद्ध, उसमें भी क्या होता है? हुमायूं पराजित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कलिंजर विजय 1545 के दौरान शेरशाह घायल हो गया। कब हुआ था? कलिंजर जब विजय किया, कब? कलिंजर विजय के बाद शेरशाह क्या होता है? घायल हो जाता है, घायल हो जाता है। उसके बाद 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? बिहार के सासाराम में। और मृत्यु कब हुई इसकी? 1545 ईस्वी में।
उसके बाद कालिंजर विजय कब की शेरशाह ने? 1545 में। बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अब देखो यहाँ पे जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें कि बाबर की विजय हो जाती है। उसके बाद पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 5 नवंबर 1556 को होता है अकबर और हेमू के बीच, तो विजय होती है, इसमें अकबर की जीत होती है। उसके बाद अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो होता है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, और इसमें से अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है? जीत हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कलिंग युद्ध 261 BC, उसके बाद ये तो क्या है? सही है। उसके बाद 78 AD शक संवत की शुरुआत, ये भी क्या है? 78 AD में शुरुआत हुई थी। उसके बाद मुस्लिम युग की शुरुआत जो थी 622 में, ये भी सही है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1709 में नहीं हुई थी, 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखो कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। कहाँ पे मकबरा इसका है? औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुफान शासक कनिष्क ने की थी। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट दिए गए हैं। किसकी बीबी का नाम क्या था? राबिया उद दौरानी। क्या नाम था? राबिया उद दौरानी। इसी की याद में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, जिसे बोला गया था बीबी का मकबरा। क्या बोला गया? बीबी का मकबरा। और कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। उसके बाद इसने लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई। क्या बनवाया? लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईस्वी में हुई। शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में। लेकिन इसकी जो शुरुआत किसने किया था? वो किया था कुफान शासक कनिष्क ने। किसने? कुफान शासक कनिष्क ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मुगलों और मराठों के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, इसमें से मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो क्या बताएंगे हम लोग? शिवाजी, जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1657 ईस्वी में हुई थी। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था। शिवाजी ने दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण के साथ पुन्नार पर हमला करके 3 लाख हूण लूट लिए। यह अभियान मुगलों से संधि तक चलता रहा। कहाँ पे हमला किया था? पुन्नार पर हमला करके 3 लाख हूण लूटे थे। ठीक है। और उसके बाद जब शिवाजी जब संस्थापक थे, मराठा साम्राज्य की स्थापना की, उसके टाइम मुगल जो था जो मुगल शासक था औरंगजेब, वो कहाँ का शासक था? वो था उस समय दक्षिण का वायसराय था। क्या था? दक्षिण का वायसराय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। कौन था? भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बनेगा कि जो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। कौन था? बाबर। और बाबर का पुत्र कौन था? नसीरुद्दीन हुमायूं। और एक कब बैठा? 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। उसके बाद गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदख्शा प्रदेश का सूबेदार था। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि जो हुमायूं अपने गद्दी में बैठने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? तो बताएंगे हम लोग बदख्शा का। कहाँ का? बदख्शा का। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर खां के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? हुमायूं एवं शेर खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। इसके बाद बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर शेर खां से पराजित हुआ और वह सिंध चला गया, जहाँ पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर सूर को मच्छीवाड़ा एवं
सरहिंद के युद्ध में पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसे पराजित किया 1555 में? सिकंदर सूर शासक सिकंदर सूर को। किसको? सिकंदर सूर को। उसके बाद फिर दिल्ली पर शासन कर लिया। उसके बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 में। कब? 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। बाबर का भारत पर प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध बजौर और भेरा पर किया। किस पे? सबसे पहला जो अभियान था बाबर का 1519 में, और कौन सी जात के विरुद्ध? यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध। यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध, ठीक है। उसके बाद पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो क्या बताएंगे हम लोग? दौलत खां और आलम खां ने। किसने? दौलत खां और आलम खां ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध नीति पद्धति के भारत में पहली बार प्रयोग किया। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध नीति थी बाबर ने इसे कौन से युद्ध में क्या किया था? अपनाया था। तो क्या बताएंगे हम लोग? जो 1526 का युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसी में बाबर ने उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध जो नीति थी, युद्ध नीति थी जो, उसको अपनाया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? आगरा का जो किले का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आगरा के किले का निर्माण सन 1565 से 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था। यह किला 38,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। यह किला सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। जो लोग गए होंगे आगरा तो देखे भी होंगे, जो ताजमहल गए होंगे कि ताजमहल के सामने ही बना है ये आगरा का लाल किला। क्या बोलेंगे? इसे आगरा का लाल किला बोला जाता है इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कोतवाल किस लिए था? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्या था? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले क्वेश्चन में ना कि जो शेर शाह सूरी था, जो शेर शाह था उसका मकबरा कहाँ पे? सासाराम बिहार में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। और ये भी पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार कि जो बाबर था उसने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो क्या बताएंगे हम लोग? तुर्की भाषा में। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों की चगताई शाखा थे। कहाँ से थे? तुर्कों की चगताई शाखा से थे, जिसका संबंध मंगोल नेता चंगेज खां से है। किससे है? चंगेज खां से है। बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, जिसको तुजु के बाबरी या फिर बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि तुजु के बाबरी के लेखक क्या कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग? या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से बाबर की आत्मकथा कौन है, तो बाबरनामा ना देकर अगर तुजु के बाबरी दे दी जाए तो क्या करेंगे? तुजु के बाबरी को सही करेंगे। अगर बाबरनामा मिले तो बाबरनामा को सही करेंगे। उसके बाद यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो कौन थी? वो थी फारसी भाषा थी। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो बाबर की जो आत्मकथा थी उसमें से कौन कौन से जो साम्राज्य थे उनका उल्लेख किया गया है। तो क्या बताएंगे हम लोग? विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1605 लगाकर 1627 तक। कब तक? 1605 लगाकर 1627 तक। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसका शासनकाल चित्रकला तथा स्वर्ण युग इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। 7 नवंबर 1627 में इसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 7 नवंबर 1627 में इसकी मृत्यु हो गई और जिसका शासनकाल था चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून। कहाँ पे मृत्यु हुई थी इसकी? रंगून में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहादर शाह। जहादर शाह क्या था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट था। उसके बाद देखो इसकी जो व्याख्या की गई है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहादर शाह, अजीम उस खान, रफ़ी उस खान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकार युद्ध में जहादर शाह ने जुल्फ़िकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की। उसके बाद 51 वर्ष की आयु में जहादर शाह 29 मार्च 1712 ईस्वी को मुगल राज सिंहासन पर बैठा। जुल्फ़िकार खां इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जहादर शाह जुल्फ़िकार खां के हाथों का कठपुतली बनकर रह गया। उसके बाद जहादर शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फ़िकार खां के हाथों में थी। जहादर शाह ने लाल कुंवारी नामक वैश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जहादर शाह था उसने किस वैश्या को अपने शासनकाल में अधिकार दे रखा था? मतलब कुछ जैसे कि कोई काम करना है, मतलब अपने हिसाब से कुछ काम कर सकती थी, तो उसका नाम था लाल कुंवारी। क्या नाम था? लाल कुंवारी। उसके बाद लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे। लंपट मूर्ख कहते थे। अजीमुस खान के पुत्र फारूक सियार ने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से जहादर शाह की हत्या कर दी थी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो क्या बताएंगे हम लोग? जहादर शाह को। किसे? जहादर शाह को। और इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली ने। किसने? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली ने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? अब देखो यहाँ पे आगे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरे के किले में था, जिसे बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मयूर सिंहासन था उसका निर्माण करने के बाद सबसे पहले कहाँ पे रखा गया? तो क्या बताएंगे हम लोग? आगरे के किले में। कहाँ पे? आगरे के किले में। उसके बाद में फिर लाल किले में स्थापित किया गया, जिसे यहाँ से लूट कर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। कौन ले गया था इसे लूट कर? नादिर शाह लूट कर इसे अपने देश ईरान ले गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला व स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल साम्राज्य का वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था या फिर कहा जाता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? जो शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद व ताजमहल है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे कि आगरा की मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया? तो क्या बताएंगे हम लोग? शाहजहां। या फिर पूछ ले जामा मस्जिद, तो किसने निर्माण कराया? शाहजहां ने। दीवाने आम का निर्माण, दीवाने खास का निर्माण और ताजमहल, लाल किला जो था, इस सब का निर्माण कराया था शाहजहां ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान। कौन थे? रहीम खान। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। रहीम खान, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? खान खाना की उपाधि दी थी। और किस युद्ध में प्रदर्शन के लिए? गुजरात के युद्ध में प्रदर्शन के लिए इन्होंने
इनकी जो क्या थी, गुजरात में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया युद्ध में। उसके बाद अकबर ने इनसे प्रसन्न होकर इनको खान खाना की उपाधि दी। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा मेल नहीं खाता है। इसमें से जो बी नंबर वाला ऑप्शन है कि राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री कौन था? वो थे टोडरमल। जो टोडरमल थे वो वित्त मंत्री थे, मान सिंह इनके वित्त मंत्री नहीं थे। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और पहला ऑप्शन हमारा अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबर नामक लेखक थे। ये क्या है? करेक्ट है। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर नामक लेखक कौन थे, तो क्या बताएंगे हम लोग? अबुल फजल। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, वह एक कवि थे और अकबर की भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। क्या ये भी ऑप्शन सही है? और उसके बाद जो डी नंबर वाला ऑप्शन है, मुल्ला दो पियाजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो ये क्या है? ये भी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखो यहाँ पे कि मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पौत्र था। यह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था तथा अकबर का मनस बदार एवं मुख्य सेनापति था। मान सिंह को अकबर ने फर्जंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। क्या था? जो मान सिंह थे वो किसके पुत्र थे? आमेर के राजा भारमल का पौत्र था। ठीक है, पुत्र नहीं पौत्र था। और उसके बाद आमेर की राजगद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 14 नवंबर 1589 को। और उसके बाद अकबर का मनस दरबार एवं मुख्य सेनापति था। मान सिंह को अकबर ने फर्जंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने फर्जंद या फिर राजा की उपाधि किसे दी थी? तो क्या बताएंगे हम लोग? मान सिंह को। किसको? मान सिंह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब का पुत्र था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर मुमताज़ के गर्भ से हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां था। इन्हें 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार में चरमोत्कर्ष पर था। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम तो शाहजहां था, माता का नाम कहाँ था? क्या था? मुमताज़ था। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? उज्जैन। कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में हुआ था। उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर। कहाँ पे? यहाँ पे गुजरात और उज्जैन का जो कुछ मिक्स एरिया था जिसे बोला जाता था दोहद। क्या बोलते थे? दोहद नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। और उसके बाद इसने शासनकाल कब से कब था? इसका शासनकाल था जो 1658 से 1707 ईस्वी तक। कब तक? 1658 से 1707 ईस्वी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अकबर ने। किसने बनाया था? इलाहाबाद को अपनी राजधानी अकबर ने बनाया था। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे देखो, मुगल बादशाह अकबर के पूर्व इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर प्रांत का एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? कड़ा और मानिकपुर का एक हिस्सा था। अकबर ने सैन्य महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इलाहाबाद में एक किले का निर्माण करवाया और इलाहाबाद को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने ही प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा था। किसने रखा था? अकबर ने ही प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरम खां। कौन था? बैरम खां। अब देखो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरफाल के महल में हमीदा बानो बेगम मरियम के गर्भ से हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम या फिर मरियम। और किसके महल पे हुआ था? अमरकोट के राजा जो थे, अमरकोट के राजा वीरफाल के महल में हमीदा बानो बेगम या फिर मरियम मकानी के गर्भ से हुआ। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता।
अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनके चाचा का नाम क्या था? अस्करी। क्या नाम था? अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खां हुए। कौन हुए? बैरम खां हुए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खां थे। अगर पहले संरक्षक पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम लोग? मुनीम खां। अगर ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन की जो मतलब फेमस ज़्यादा हुए वो हुए थे बैरम खां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खां ने 14 फरवरी सॉरी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। कहाँ पे इसका राज्याभिषेक होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालानौर में। कहाँ पे? कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया गया। कब? 14 फरवरी 1556 को। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील वजीर पद पर नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। बैरम खां किससे संबंधित थे? फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। और खान ए खाना की उपाधि इनको किसने दी थी? अकबर ने। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन के कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालानौर में। कहाँ पे? कालानौर में। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते के बाद बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था। ज्ञातव्य है कि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। देखो कालानौर कहाँ पे? कालानौर है पंजाब में। ठीक, उसके बाद कितने वर्ष की आयु में जो अकबर था वो राजा बनता है? वो बनता है 14 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 14 वर्ष की आयु में। उसके बाद देखो दीनपना भवन, हुमायूं की मृत्यु कहाँ से गिरने से हुई थी? दीनपना भवन की जो क्या था पुस्तकालय सीढ़ियाँ थी उसी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन है। और जो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ये सारे देखो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद करना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था जो आज के रुपये का अग्रदूत है। चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। अब देखो क्वेश्चन कितने पॉइंट बनेंगे यहाँ पे, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद जो चांदी का रुपया था उसका कितना वैल्यू थी? 180 ग्राम। उसके बाद तांबे का जो दाम था वो कितना था? 380 ग्राम। जो रुपया की शुरुआत किसने की थी? रुपये की शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? कहाँ पे मिला था? अजमेर में मिला था। कहाँ पे? अजमेर में। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हाकिम से राज दरबार में मिला था। किससे किससे मिला था? थॉमस रो से 1615 में और 1608 में कैप्टन हाकिम से राज दरबार में मिला था। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो पहला यूरोपीय था जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? तो क्या बताएंगे हम लोग? कैप्टन हाकिम्स। कौन था? कैप्टन हाकिम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट दे गए हैं। शेरशाह सूर्य वंश का संस्थापक था। कौन वंश का? सूर्य वंश का संस्थापक था। इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। अब देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया मापन के लिए? तो क्या बताएंगे हम लोग? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद सन की जो डंडी थी उसका प्रयोग किसने किया था मापन के लिए? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदाऊनी ने। किसने? बदाऊनी ने। जो बदाऊनी था वो अकबर की धार्मिक जो नीति थी उसकी क्या किया था? आलोचना की थी। अब देखो कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे। अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने
किया। अकबर नामक रचना अबुल फजल ने की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट बन जाएंगे कि अकबर नामक रचना किसने की, अबुल फजल ने की। उसके बाद दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, जो मुख्य पुरोहित था दीन ए इलाही धर्म का कौन था, वो था अबुल फजल। उसके बाद अगला पॉइंट है कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, वो था बीरबल। प्रथम हिंदू शासक कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, मतलब केवल इन्होंने ही स्वीकार किया था, पहले भी थे ये, अंतिम भी थे, अंतिम भी जो थे यही थे, कौन थे, बीरबल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, कौन था अनपढ़, वो था अकबर। अकबर क्या था, अनपढ़ था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। उसके बाद यह क्या था, अनपढ़ था। अकबर ने 1562 में दाह प्रथा का अंत किया। क्या किया, दाह प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1582 में अकबर ने तौहीद इलाही अर्थात दीन ए इलाही की स्थापना की। 1583 में इलाही संवत जारी किया। अब देखो यहाँ से सन भले ना याद रखो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कि इलाही संवत किसने जारी किया, क्या किसने किया, अकबर ने। उसके बाद तौहीद ए इलाही या फिर दीन ए इलाही ये किसने शुरू किया, अकबर ने शुरू किया। दाह प्रथा का अंत किसने किया, अकबर ने किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने किया, अकबर ने। उसके बाद जजिया कर किसने समाप्त किया, अकबर ने। तो ये सारे जिसके पॉइंट थे ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, कोतवाल। क्या कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने समझौता किया था, राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे देखो। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। कई संघर्षों के बाद अंत महाराणा अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम के पास संधि प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव का स्वागत खुर्रम किया और सम्राट जहांगीर से आज्ञा लेकर राणा अमर सिंह से संधि कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के नाम से। किसके नाम से, अकबर के नाम से। और कुछ पॉइंट दिए गए देखो यहाँ पे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कहा जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा बीरफाल के महल में हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। देखो यहाँ पे हमीदा बानो बेगम जो थी उनकी माता थी, ठीक है, और किसके महल में, अमरकोट के राजा बीरफाल जो थे उनके महल में इसका जन्म हुआ था। और शासनकाल कब तक था, 1556 से लगाकर 1605 तक इसने शासन किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमानत खान सिराजी ने। किसने, अमानत खान सिराजी ने। अब देखो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या की गई है, 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है, एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ, 1632 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, वो है आगरा में। कहाँ पे है, आगरा में। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे देखो, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। देखो जिला कौन था, जिला था आगरा और जो जगह थी वो नाम था उसका जगह का फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी असीरगढ़ की स्मृति में करवाया था। अब देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अकबर ने किसके विजय में जो था बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, तो क्या बताएंगे हम लोग, असीरगढ़ की विजय में। किसने, असीरगढ़ जो अभियान था उसमें जब उसने विजय प्राप्त कर ली तब उसने बुलंद दरवाजा जो था उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है।
कुछ पुस्तकों में उल्लेख किया गया कि अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। हम देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन मिल जाए गुजरात विजय तो क्या करेंगे, फिर अगर असीरगढ़ ना मिले, अगर गुजरात विजय मिले तो गुजरात विजय को करेक्ट करेंगे, और अगर असीरगढ़ मिले तो फिर क्या करेंगे, असीरगढ़ को ही करेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ पे? कुतुब मीनार स्मर में जो लौह स्तंभ है उसमें क्या है, अभी तक जंग ही नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सैयद अली थे किसके शासनकाल में थे? वो थे हुमायूं के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचमहल किसमें स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। किसमें? फतेहपुर सीकरी में ही जो पंचमहल है वो स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हुमायूं का मकबरा है वो इलाहाबाद में नहीं है, जबकि बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। उसके बाद फिरोज शाह कोटला कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में, जबकि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? ये भी क्या है, कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं और तुजू के जहांगीर। तो यहाँ पे जो हुमायूं नामा था इसके लेखक जो थे हुमायूं नहीं थे, वो थे गुलबदन बेगम। कौन थी? गुलबदन बेगम। और ये सारे जो बाबरनामा के लेखक बाबर हैं, और जो शाहजहाँनामा है उसके लेखक मोहम्मद ताहिर, ये भी सही है। और तुजू के जहांगीर के लेखक कौन है? जहांगीर। जबकि जो क्या था यहाँ पे, जो हुमायूं नामा थे इसके लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मियाँ तानसेन को। किसको नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कुछ पॉइंट दिए गए, पहले हम लोग वो देखते हैं। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है, जिन्हें तानसेन व बाज बहादुर सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख थे। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त ध्रुपद गायक बैज बख्श, गोपाल हरिदास, सूरदास आदि थे। ठीक है। उसके बाद तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा आदि हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हमारा है, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे कि मियाँ की मल्हार के लेखक कौन है, मियाँ की सारंग के लेखक कौन है, दरबारी कानड़ा के लेखक कौन है? तो कौन है इनके सबके लेखक? इनके सबके लेखक हैं तानसेन। कौन? तानसेन। उसके बाद मियाँ की ढोणी के लेखक कौन है? तानसेन। उसके बाद वाणी विलास और कंठाभरण की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? तो क्या बताएंगे हम लोग? तानसेन को दी थी। किसको? तानसेन को। उसके बाद आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोगों को याद करना है। और ये जो मुगल साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन यूपी SSSC के एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।